गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी विषय की जानकारी लेंगे और हिंदी विषय में बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम समास की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको ये भी बता दूं कि समास का टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हाल ही में जो पेपर बन रहे हैं उनमें हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं समास की। तो देखें समास में प्रश्न किस किस प्रकार के बनते हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो समास के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला प्रश्न पूछा जाता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ की बात जब आती है तो बच्चों अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग नाम देकर ये पूछा जा चुका है। जैसे मुख्य नाम आता है संक्षिप्त, ये याद रखना है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी अर्थ आ जाए वो समास का शाब्दिक अर्थ होता है। चाहे संक्षिप्त आ जाए, संक्षिप्तीकरण आ जाए तो ये भी समास का शाब्दिक अर्थ होगा। संक्षेप आ जाए, संक्षेपण आ जाए या फिर संक्षेपीकरण। ये मैंने अलग अलग नाम इस प्रकार से बताए हैं बच्चों क्योंकि अलग अलग परीक्षा में अलग अलग नाम से पूछा जा चुका है। पीछे जो महिला सुपरवाइजर का आया था उसमें संक्षेपीकरण नाम आया है। हर परीक्षा में लगभग अलग अलग नाम से पूछा गया है। मुख्य बात याद रखने वाली ये है वो कौन सा शब्द है जो संक्षिप्त अर्थ व्यक्त करता है, वही समास का शाब्दिक अर्थ है। चाहे वो संक्षिप्त हो, संक्षिप्तीकरण हो, संक्षेप हो, संक्षेपण हो, संक्षेपीकरण हो। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पहला प्रश्न हम यहाँ बता चुके हैं। अब बच्चों आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। समास का अर्थ भी पूछा जाता है। अर्थ का मतलब यहाँ पर सामान्य कह सकते हैं या विशेष अर्थ। ये तो शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, और केवल अर्थ की बात करें या विशेष अर्थ की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या जवाब देना आपको कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सम जिसमें मैं हलंत होता है और दूसरा होता है आस। सम और आस इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। सम का अर्थ होता है पास में। सम का क्या अर्थ होता है? पास में। और आस का अर्थ होता है बैठना। अतः शब्दों का पास पास बैठना या जुड़ना ही समास कहलाता है। ठीक है, शब्दों का पास पास बैठना या जुड़ना ही क्या कहलाता है? समास। शब्द पास पास कैसे बैठेंगे? मतलब उनका संक्षिप्तीकरण हो जाना। शब्द जो है अलग अलग है उनको पास पास जोड़ देना ही समास कहलाता है। कैसा और विस्तार से भी हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा प्रश्न बनता है बच्चों, यहाँ पर दो प्रश्न हो चुके, एक शाब्दिक अर्थ, एक सामान्य अर्थ भी बात कहें। फिर आता है तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, यहाँ पर पूछा जाता है समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम क्या होता है? अब बच्चों जैसे हम संधि पढ़ते हैं तो संधि का हम संधि विच्छेद करते हैं, समास पढ़ते हैं, समास का समास विग्रह करते हैं। बच्चे यहीं पर मात खा जाते हैं कि इनका विलोम यही होता है। संधि का विलोम होता है बच्चों विग्रह और समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। जैसे अर्थ संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब हुआ छोटा और व्यास का मतलब होता है विशाल या विस्तृत, तो इसका विलोम। तो बच्चों तीन प्रश्न जो हाल ही में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ, यानी यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से आएगा समास किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? सम और आस। शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त। विलोम क्या है? व्यास। ये तीन प्रश्न यहाँ पर बन चुके। अब बच्चों देखो आगे इसके प्रश्न और किस प्रकार से बनते हैं, आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है समास की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा पूछी नहीं जाती बच्चों, परीक्षा में कभी नहीं पूछे जाते। केवल पूछा जा सकता है तो अंतर के रूप में संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो वो यही है, मेल होगा, लेकिन किसका मेल होगा? शब्दों का। तो क्या लिखेंगे? हम परिभाषा के रूप में अलग अलग बता सकते हैं। दो शब्दों का संक्षिप्त होकर
विशेष अर्थ व्यक्त करना, दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना समास कहलाता है। तो लिखें, दो शब्दों का संक्षिप्त होकर, दो शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना ही समास कहलाता है। दो शब्दों का संक्षिप्त होकर अर्थ व्यक्त करना ही समास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो बच्चों देखें, परिभाषा के बाद में फिर प्रश्न पूछा जाता है, वो आता है भेद या प्रकार की बात करें तो बच्चों ये प्रश्न का रूप आपको देखना कि किस प्रकार से पूछे गए हैं। भेद के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, प्रश्न कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। तो देखें, पहला प्रश्न तो यही आता है सीधा सा। अगर आपसे पूछा जाए, पहला प्रश्न, समास के भेद होते हैं, समास के भेद होते हैं। पहला प्रश्न, आपका उत्तर क्या है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर बनता है, मुख्य रूप से समास के भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के भेद होते हैं। तो यहां पर क्या जवाब होगा? इसी संदर्भ में तीसरा प्रश्न भी देखें, मूल रूप से समास के भेद होते हैं। मूल रूप से समास के भेद होते हैं। तो यहां पर आपका क्या जवाब है? चौथा प्रश्न और देख लें, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं। समास के भेद होते हैं। यहां पर क्या जवाब होगा ये भी चर्चा करते हैं। यानी ये चार प्रश्न है बच्चों, इन चारों प्रश्नों के जवाब आप क्या देंगे? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं बच्चों कि चार प्रश्न जो है, चारों प्रश्नों के जवाब आपके क्या होने हैं? अलग अलग जवाब हैं। यदि आपसे पूछा जाए समास के भेद होते हैं तो आपका जवाब होगा कितने? 6 हैं। प्रश्न पूछा जाए मुख्य रूप से समास के भेद होते हैं तो जवाब होगा 6 है। मूल रूप से समास के भेद होते हैं तो जवाब होगा 4। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं कितने? 4। 4 होता है, 4 नहीं होता, 4। तो बच्चों किस प्रकार से ये 6 जवाब हुआ और किस आधार पर इनको हमने 4 के रूप में बताया है, इन पर हम चर्चा करते हैं विस्तार से। देखें, सबसे पहले आपको मैं बता दूं और प्रश्न कौन सा रूप आता है। जैसे यही प्रश्न आता है, जैसे मैंने अभी पद की प्रधानता की बात कही, प्रश्न पूछा जाता है समास का वो कौन सा भेद है जिसमें केवल पूर्व पद ही प्रधान होता है। समास का वो कौन सा भेद है जिसमें केवल उत्तर पद ही प्रधान होता है। समास के उस भेद का नाम बताएं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं या नहीं होते। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों पहले चर्चा करते हैं। देखें, एक सारणी के रूप में भी बता देता हूं, समझाता हूं आपको। आपको याद इतना रखना कि प्रश्न पूछा क्या गया है, मूल रूप से पूछा गया है, मुख्य रूप से पूछा गया, पद की प्रधानता पूछी गई। जब हमने बात कही हमने अभी कि समास के जो भेद होते हैं वो कितने? 6 भेद बताए थे। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखें, पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। इसी क्रम में हम बात करते हैं दूसरे भेद की, बात कर रहे हैं कि दूसरा भेद कौन सा होता है।
अविभाव के बाद में समास आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है बच्चों? तत्पुरुष समास आता है। तीसरा प्रश्न कौन सा आता है? तीसरा भेद की बात करें तो तीसरे भेद की बात करते हैं तो तीसरा भेद आता है बच्चों यहाँ पर कर्मधारय समास। तीसरा भेद कौन सा आता है? तीसरा भेद आता है कर्मधारय समास। और चौथे भेद की तरफ बढ़ें तो बताएं चौथा भेद कौन सा होता है? कर्मधारय के बाद में द्विगु समास। द्विगु समास के बाद में पांचवा भेद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। छठे भेद की तरफ चलें तो छठा भेद होता है कौन सा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। छठा भेद आता है बहुव्रीहि समास। छठा भेद होता है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों यहां पर ये जो 6 भेद बताए मैंने, ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रमशः अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास हैं। इन पर बात करें, यहां पर सारणी में आपको क्या समझाना चाहता हूं उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले तो ये 6 भेद हो गए जो आपके मुख्य रूप से पूछे जाएं या फिर सीधा प्रश्न आ जाए समास के भेद होते हैं तो आपका जवाब यही है, वो 6 समास यही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पद की प्रधानता के आधार पर 4 कौन से बताए गए और मुख्य रूप से न जबकि मूल रूप से बात करें 4 कौन से होते हैं उन पर भी चर्चा करें। तो बच्चों देखो ध्यान से बात, यहाँ पर मैंने एक बात कही थी, समास में प्रश्न पूछा जाता है कौन सा पद प्रधान होता है। तो बच्चों आपको बता दूं समास में 2 पद होते हैं सदैव, जिसको हम पहला पद दूसरा पद के नाम से संबोधित करते हैं। कौन सा? पहला और दूसरा पद, या फिर हम इसको प्रथम और द्वितीय पद के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो नाम आता है वो मुख्य नाम क्या आता है? पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। ये 2 ही पद होते हैं, पहला पद, प्रथम पद, पूर्व पद। दूसरे को कहेंगे दूसरा पद, द्वितीय पद या उत्तर पद। यहां से प्रश्न जब पूछा जाता है प्रधानता की बात, तो बच्चों कौन सा पद प्रधान होगा इसके लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है कि कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होगा, क्या पहला पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहां पर आपको बच्चों एक कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं। याद किसके? समास के कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी एक ट्रिक है। यहां पर आ जाएगी आपकी पद की प्रधानता, और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है बच्चों, कॉन्टेक्ट नंबर है 12-22-12-0। अच्छे से याद करें, 12-22-12-0। कैसे? इस तरीके से, इसके सामने, यानी ये 12 हो गए, फिर ये 22 हो गए, फिर 12-0, मतलब इसको ऐसे और ऐसे हम इस तरीके से याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब, अब आपसे ये पूछा जाए अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसके सामने क्या लिखा है बच्चों? 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1 लिखा है। और 1 का मतलब पहला पद, मतलब इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। किसमें? अविभाव समास में। बाद में लिखा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा, तो आगे क्या लिखा है? 2। 2 का मतलब दूसरा पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में लिखा है इसके आगे भी 2, तो कर्मधारय का मतलब कौन सा पद प्रधान? 2 का मतलब द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हुआ। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? 2, तो 2 का मतलब यहां भी उत्तर पद ही प्रधान है। द्वंद्व समास में क्या लिखा है? 1 और 2 दोनों लिखे हैं, मतलब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होगा बच्चों? 0 लिखा है, 0 लिखा है, मतलब इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते। ज्यादातर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछा गया है, वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। प्रधान क्या होते हैं इसकी चर्चा हम जैसे ही समास वगैरह करेंगे उसमें आप के साथ मिलकर चर्चा कर लेंगे, आपको समझाएंगे। तो बच्चों देखो 6 भेद जो हो गए वो तो ये हैं क्रमशः,
और इसमें मूल रूप से जो 4 भेद बताए गए हैं उनमें चारों में एक तो आता अविभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि समास। ये मूल रूप से, मूल का मतलब जब समास की शुरुआत हुई तो ये 4 ही समास थे, अविभाव, फिर तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कर्मधारय द्विगु तो बाद में बने हैं जो कि तत्पुरुष में से निकले हैं। ये मूल रूप से 4। पद की प्रधानता के आधार पर बात करें तो बच्चों एक वो समास जिसमें केवल पहला ही पद प्रधान होता है, कौन सा हुआ? अविभाव समास। यानी वो चारों भेद यही मिलेंगे पद की प्रधानता वाले, कौन से 4? जो मूल रूप से हैं। दूसरा वो समास जिसमें केवल उत्तर पद ही प्रधान होता है, यानी ऐसा समास जिसमें केवल पूर्व पद प्रधान, जिसमें केवल उत्तर पद प्रधान। एक वो जिसमें पहला दूसरा दोनों प्रधान होते हैं, एक वो जिसमें पहला दूसरा कोई प्रधान नहीं होता। तो 4 भेद हो गए ना पद की प्रधानता। ऐसी प्रधानता जिसमें शून्य है, ऐसी प्रधानता जिसमें दोनों ही प्रधान है, ऐसी प्रधानता जिसमें पहला पद प्रधान है, ऐसी प्रधानता जिसमें उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, तो वही 4 भेद अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि जो मूल रूप से है, वही 4 भेद पद की प्रधानता के आधार पर होते हैं। कौन से चारों? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो देखें इसमें आगे किस प्रकार से पद की प्रधानता की बात हमने की। अब बच्चों देखो इसमें आगे और प्रश्न क्या बनेंगे, एक सारणी के तौर पर आपको मैं समझा दूं, वो सारणी आपको याद रखनी है। यहाँ पर विशेषताएं वो बता देता हूँ। अगर आपकी ये सारणी याद रह जाती है तो ये मान लीजिए 50% समास आज ही आपका तैयार हो जाएगा। और प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, देखते जाएं। अविभाव समास में पहला पद प्रधान हो गया, इसके आगे यहाँ क्या लिखेंगे? यह अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय, अवयव नहीं, अव्यय होता है। तत्पुरुष समास इसमें लिखा है 2, मतलब इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया। कर्मधारय में भी उत्तर पद है, द्विगु में भी उत्तर पद है। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था 2 का मतलब ये समास तत्पुरुष समास में से ही निकले हैं। कौन से? कर्मधारय और द्विगु। जो तत्पुरुष में प्रधानता होगी वही प्रधानता कर्मधारय में होगी, वही प्रधानता द्विगु में भी होगी। ठीक है, आगे देखें। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान हो गया तथा वो क्या हो गया? अव्यय है। अव्यय क्या है इस पर चर्चा अविभाव समास में करेंगे। प्रधानता क्या है, जैसे समास विग्रह करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह या विभक्ति कह सकते हैं, या कारक चिन्हों का लोप होता है। और लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? अदृश्य होना, गायब हो जाना। कर्मधारय समास सामने लिखा है 2, मतलब इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद क्रमशः क्या होंगे? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दोनों पद क्रमशः विशेषण विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण विशेष्य, या फिर ये होते हैं उपमान उपमेय। कई जगह आपको उपमेय उपमान भी मिल जाता है, वो समझ पर निर्भर करता है, लेकिन सही बात आती है उपमान उपमेय होते हैं। एक और भी आता है बच्चों यहाँ पर साथ में, ये क्या होते हैं? क्रमशः क्या होते हैं? विशेषण विशेषण होते हैं। और ये विशेषण वाली आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी जानकारी, लेकिन परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आते हैं, इनके उदाहरण आते हैं, उन पर चर्चा हम करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ही बात बताई आपको। कर्मधारय समास में ये क्या होते हैं? क्रमशः विशेषण विशेष्य होते हैं, उपमान उपमेय होते हैं, या विशेषण विशेषण होते हैं। लेकिन बच्चों एक और भी प्रश्न आता है यहाँ पर कर्मधारय समास का, उपसर्ग से संबंधित। वो जैसे हम कर्मधारय पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। द्विगु समास 2 लिखा है तो 2 का मतलब क्या हुआ? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है
तथा प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची, संज्ञावाची नहीं लिखना है, संख्यावाची होता है। कौन सा पद? प्रथम पद। लेकिन बच्चों जब आप पढ़ोगे कई उदाहरण ऐसे आएंगे जहां आपको लगेगा कि यहाँ पर प्रथम पद नहीं, द्वितीय पद संख्यावाची है। जी नहीं, वहां पर भी वो प्रथम पद ही होगा। कैसे? आगे जैसे पढ़ते हैं पता चलता जाएगा। द्वंद्व समास में देखें, द्वंद्व समास के सामने लिखा है 1 और 2 मतलब 12 है। 1 और 2 का मतलब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य और या आदि कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है। फिर देखें बच्चों, छठा समास आता है अपना बहुव्रीहि समास। इसके सामने लिखा है 0, 0 मतलब इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते। फिर हम क्या लिखेंगे? पद की प्रधानता हेतु, पद की प्रधानता हेतु तीसरे पद की कल्पना करनी होती है। तीसरे पद की क्या करनी होती है? कल्पना करनी होती है। मतलब कल्पना करनी पड़ेगी तभी तो पता लगेगा कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये बच्चों एक मुख्य सारणी तैयार हो चुकी है हमारी। प्रश्न की भेद की बात जब आती है कि कितने भेद होते हैं समास के, जवाब होते हैं 6। कौन कौन से? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। या फिर पूछा जाए मुख्य रूप से समास के भेद होते हैं तो वो भी 6 होते हैं। कौन से? वही अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। यदि पूछा जाए मूल रूप से इसके भेद कितने होते हैं तब जवाब होता है 4। कौन से 4? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं, जिसमें केवल पहला पद प्रधान हो, जिसमें केवल उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें पहला दूसरा दोनों पद प्रधान हो और जिसमें केवल कोई भी पद प्रधान नहीं हो, वो केवल 0 हो। तो वो भी 4 भेद कौन से? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इनकी विशेषताओं की सारणी हम बना चुके हैं। अव्ययभाव समास में यह अव्यय होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्मधारय में लिखा दोनों पद क्रमशः विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय या विशेषण विशेषण होते हैं। हम द्विगु की बात करें तो इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व की बात करें दोनों पदों के मध्य और या आदि विभक्तियों का लोप होता है। बहुव्रीहि समास में पद की प्रधानता है तो तीसरे पद की हमें कल्पना करनी होती है। ठीक है, आगे दें, शुरू करते हैं अव्ययभाव समास से। समास के भेदों की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अव्ययभाव समास क्या है इसके बारे में चर्चा करें। लेकिन बच्चों अव्ययभाव समास की ओर आगे बढ़ें, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि अव्यय क्या होता है। इसमें प्रधानता की बात भी कही थी मैंने, क्या लिखवाया था? इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है तथा यह क्या होता है? अव्यय होता है। यह अव्यय होता है, यही तो बात कही थी हमने। पहले प्रधानता और अव्यय की बात समझ लेते हैं क्या होता है। आप लिखना चाहें तो आप इसमें नोट करें। अव्ययभाव समास में इसमें प्रथम पद प्रधान होता है तथा यह अव्यय होता है, तथा यह अव्यय। अब बात यहाँ पर सामने आती है कि पद की प्रधानता क्या है और अव्यय क्या होता है वो बताएं। तो देखें बच्चों, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं यथाशक्ति, ठीक है, 2 पद है ना इसमें। 2 पद कौन कौन से हैं?
एक तो पद है, पहला पद है यथा और दूसरा क्या है शक्ति। इन दो पदों को मिला दिया तो एक पद बन गया, समासिक पद बन गया। अब यहां पर देखें ये जो पहला पद है अव्यय है, यथा शब्द जो दिया ना यथा, ये क्या है अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय का दूसरा नाम होता है अविकारी। क्या बोलते हैं? अविकारी। मतलब वो पद जिनको लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर हम बदलना चाहें तो भी नहीं बदल सकते, वो होते हैं अविकारी, वो होते हैं अव्यय। और इनके विपरीत जिनमें परिवर्तन किया जा सके वो विकारी पद होते हैं। यथा शक्ति, यथा क्या है अव्यय। अव्यय कैसे हैं इस पर हम बात करते हैं। पीछे शब्द क्या दिया है शक्ति, ध्यान से देखिएगा। यथा शक्ति, प्रधानता का मतलब क्या होता है और अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का तो मैंने अभी आपको अर्थ बताया, वो शब्द जो लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर हम जिसमें परिवर्तन नहीं कर सके वो अव्यय होता है, वो अविकारी होता है। कैसे? अब यथा शक्ति शब्द लिखा है, इसमें यथा शब्द जो है मैंने कहा है अव्यय है। इसको हम लिंग वचन कारक आदि के आधार पर बदल के देखते हैं। अगर कोई लड़का बैठा है उसके संदर्भ में हम ये कहें लड़का यथा शक्ति बैठा है, तो लड़का पुल्लिंग है, उसके लिए हमने यथा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसा का वैसा लिख दिया। अगर लड़का न रखकर मैं उसकी जगह लड़की शब्द का प्रयोग करूं कि यथा शक्ति लड़की बैठी है, तो लड़की स्त्रीलिंग शब्द आने की वजह से यहाँ परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। यथा यथी में बदलना चाहिए था, नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये अव्यय है, बदलाव इसमें नहीं होता। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यथा शब्द है तो यथा ही रहेगा। हम ये लिखेंगे यथा शक्ति लड़की बैठी है, यथा शक्ति लड़का बैठा है, तो यथा का यथी में परिवर्तन नहीं हुआ। एक वचन बहुवचन में देख लेते हैं। हम ये कहें लड़का बैठा है लड़की बैठी है, हम ये कहें यथा शक्ति लड़के बैठे हैं, तो यथा फिर यहाँ पर यथा रहा, ये यथे में नहीं बदला, क्योंकि बहुवचन है तो परिवर्तन होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो यथा शक्ति बच्चे बैठे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। काल के अनुसार बदल के देखें, यथा शक्ति लड़का बैठा है, यथा शक्ति लड़का बैठा था, यथा शक्ति लड़का बैठेगा। किसी भी प्रकार से परिवर्तन करना चाहें परिवर्तन नहीं हो सकता। जब परिवर्तन नहीं होता बच्चों, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अव्यय शब्द क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको आगे विकारी अविकारी पढ़ाएंगे तो और चर्चा करेंगे, वहाँ पर आपको विस्तार से ही टॉपिक को पढ़ाया जाएगा अव्यय को। ठीक है, अब बात आती है दूसरी यहाँ पर प्रधानता की, कि प्रथम पद प्रधान कैसे है। प्रधान का मतलब ये होता है बच्चों जिसकी चलती हो। प्रधान घर में भी प्रधान होते हैं, पंचायत समिति में भी प्रधान होता है, मंत्रियों में भी प्रधान होते हैं, मतलब जो अपने अनुसार बाकी को चलाए। यथा यहाँ प्रधान है, मतलब ये शब्द जो है अपने अनुसार पीछे वाले शब्द का अर्थ बदल देता है। अब इसी के रूप में एक शब्द और देखें, अगर मैं ऐसे लिख दूं बिना शक्ति, तो यहां पर भी वही दो शब्द हैं, एक बिना है दूसरा शक्ति है। अब देखो यहां पर यथा और बिना दोनों क्या है? अव्यय है, और पीछे जो शब्द है वो शक्ति शब्द लिखा हुआ है। यहाँ शक्ति का अर्थ भी शक्ति है, यहाँ भी शक्ति का अर्थ शक्ति है, लेकिन जब समास विग्रह करते हैं तो इनका अर्थ बदल जाता है। वो अर्थ बदला किसने? इन शब्दों ने बदला अपने अनुसार। ये तो कह रहा है शक्ति के अनुसार, ठीक है, इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और ये कह रहा है शक्ति के अभाव में। शक्ति के अभाव में
तो देखो बच्चों, शक्ति शब्द जो दोनों जगह लिखा उन दोनों का अर्थ यहाँ शक्ति है, लेकिन इस शक्ति के साथ में ये दो शब्द लगे अव्यय, जिन्होंने अपने अनुसार इनका अर्थ बदल दिया, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अभाव में। तो जो अपने अनुसार पीछे वाले शब्दों का अर्थ बदल दे वो कौन होते हैं? प्रधान। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं इसी क्रम में समास, अव्ययभाव समास को समझते हुए। लिखे शब्दों को। और एक महत्वपूर्ण बात और याद रखना बच्चों, चाहे कोई भी समास हो, बहुव्रीहि समास अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराता है। मतलब हर समास में बहुव्रीहि समास का उदाहरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें शब्दों को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात और बता दूं, उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द प्राय अव्ययभाव समास में ही आते हैं। प्राय बोला है, प्राय का मतलब लगभग, कि उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द प्राय किस में आते हैं? अव्ययभाव समास में। यथाशक्ति, यथा स्थिति, लिखते जाएं शब्दों को। यथा विधि, प्रत्येक, एक एक, हर एक, एकाएक, सावधान, प्रारंभ, सावधान, प्रारंभ, प्रत्यक्ष, समक्ष, परोक्ष। ठीक है, इसी प्रकार से और शब्द देखें। आजानुबाहु, आपाद मस्तक, फिर लिखें सेवार्थ, ज्ञानार्थ, धर्मार्थ, धमाधम, धड़ाधड़, भागम भाग, बीचों बीच, कानों कान, हाथों हाथ, रातों रात इत्यादि। इन शब्दों को पहले आप लिख लें, फिर हम और चर्चा करते हैं शब्दों पर। लिख लें। याव जीवन महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी लिखें। बेशर्म। ठीक है, इन पर चर्चा करते हैं, समास विग्रह करते हैं इनका क्या होगा। यथाशक्ति क्या लिखेंगे? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार लिखें बच्चों, शक्ति के अनुसार। यथास्थिति, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार।
यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो बच्चों आगे देखो, प्रत्येक शब्द जो है इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, प्रतिधन एक, यण संधि के अनुसार। तो यहां प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग हुआ इसलिए अव्ययभाव समास में आ गया। आपको बताया था ना, प्राय उपसर्ग से जुड़े शब्द इसमें आते हैं। तो प्रत्येक, फिर एक एक, हर एक, एकाएक, इनका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक का आप लिखेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक एक का समास विग्रह क्या लिखेंगे? इसका भी यही लिखेंगे बच्चों, क्या? एक के बाद एक। हर एक का एक के बाद एक, मतलब यही समास विग्रह है। और कई जगह आप पढ़ो तो आपको ये भी मिलेगा, प्रत्येक का एक एक मिलेगा, एक एक का हर एक मिलेगा, हर एक का प्रत्येक मिलेगा, लेकिन वो सही समास विग्रह नहीं। तो समास विग्रह यही होता है। एका एक का क्या लिखेंगे? एक के बाद एक, जी नहीं, अचानक होने वाला। अगर हम पढ़ रहे हैं तेज बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम पढ़ रहे थे, एकाएक तेज तूफान आ गया। एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक। तो हम क्या लिखेंगे? अचानक होने वाला, अचानक होने वाला। ठीक है। सावधान का क्या लिखेंगे? सैधन अवधान। संधि विच्छेद क्या होता है? सैधन अवधान। और अवधान का अर्थ क्या होता है? अवधान का अर्थ होता है ध्यान या योग। आपने बाधा सोचा होगा, वो व्यवधान होता है बच्चों। तो सैधन अवधान, सै का मतलब क्या होता है? साथ में। तो क्या लिखेंगे? ध्यान के साथ। ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान के साथ प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? एक होता है आरंभ और दूसरा होता है प्रारंभ। आरंभ मतलब शुरू करना और प्रारंभ मतलब शुरू से शुरू करना। तो क्या लिखेंगे? शुरुआत करना। क्या लिखेंगे बच्चों? शुरुआत करना। या लिखेंगे शुरू से शुरू करना, शुरुआत करना या शुरू से शुरू करना। प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्षी, इसका सही संधि विच्छेद होता है यण संधि के आधार पर। तो क्या लिखेंगे? आंखों के आगे, आंखों के सामने भी लिख सकते हैं। अगर साथ में शब्द दिया समक्ष, तो वो समास विग्रह इसका होगा। समक्ष का क्या होता है अर्थ? आंखों के सामने। और प्रत्यक्ष का क्या होगा? आंखों के आगे। परोक्ष, पर है धन अक्षी, विसर्ग संधि के आधार पर, मतलब आंखों से दूर। यहां पर इसका समास विग्रह क्या लिखेंगे? आंखों से परे या दूर। आंखों से परे या दूर। अब बच्चों देखो, जिस प्रकार से हमने लिखा है एक एक, वैसे ही एक शब्द और भी आता है यहां, घर घर। कौन सा? घर घर। या लिखते हैं द्वार द्वार। घर घर का मतलब यहां पर समास विग्रह क्या लिख देंगे? घर के बाद घर, या एक घर से दूसरे घर तक। इस प्रकार से समास विग्रह करना होगा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, एक घर से दूसरे घर तक, या घर के बाद घर। घर के बाद घर।
या द्वार द्वार का, एक द्वार से दूसरे द्वार तक, एक द्वार से दूसरे द्वार तक। कहते हैं ना भिक्षुक द्वार द्वार भिक्षा मांगता है, तो इसका अर्थ यही हुआ यहाँ। तो बच्चों इसी प्रकार से आगे शब्द लिखे अपने, याव जीवन, ये इधर वाले मिटा दूं, लिख लिया हूं तो याव जीवन का समास विग्रह क्या होगा। याव जीवन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो बच्चों व्यंजन संधि के अनुसार संधि विच्छेद होगा यावत धन जीवन, और यावत का अर्थ होता है हमेशा पर्यंत। तो हम क्या लिखेंगे, यावत धन जीवन, ये संधि विच्छेद होता है, और यावत का अर्थ होता है पर्यंत। तो क्या लिखेंगे इसका समास विग्रह, जीवन पर्यंत। क्या लिखेंगे, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। और आजानुबाहु, अब बच्चों देखो यहां आजानुबाहु शब्द की बात करें तो आ उपसर्ग लगा है, यहां पर 3 शब्द है, आ, जानू और बाहु। जानू अनेकार्थी शब्द है बच्चों, युग्म शब्द भी हैं। जानू शब्द एक तो ये होता है, ऊ की मात्रा रहस्व, एक होता है दीर्घ। जानू में ऊ रहस्व आता है, इसका अर्थ होता है घुटना, और ऊ दीर्घ आता है, उसका अर्थ होता है जांघ। आपने जो सोचा था वो तो आया ही नहीं ना, आपने जो सोचा वो ऐसे लिखते हैं, जानू जनुक्ता होता है, मतलब प्रियतम, वो ये अलग शब्द है जी। लेकिन आपको तो ये मालूम नहीं ना कौन सा, हर जगह एक ही चलता है। तो देखें, आजानु बाहु, आ का अर्थ हमेशा बच्चों तक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आ का अर्थ क्या आता है, तक। जानू मतलब घुटना, बाहु मतलब भुजाएं, घुटनों से बाहु तक, या फिर ऐसे लिखेंगे बाहु से घुटनों तक। दोनों तरीके से समास विग्रह हो सकता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाहु से घुटनों तक। इसमें अविभाव समास के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी हैं। अविभाव समास तो हमने क्यों लिखा, आ उपसर्ग होने की वजह से। या तो हम ऐसे लिखेंगे बाहु से घुटनों तक, या घुटनों से बाहु तक, दोनों लिखे जा सकते हैं। घुटनों से बाहु तक ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जब बहुव्रीहि समास का समास विग्रह करना हो, बहुव्रीहि समास के आधार पर इसका समास विग्रह करना हो, तो हम क्या समास विग्रह लिखेंगे, तब हम लिखेंगे घुटनों तक है लंबी भुजाएं जिसकी। घुटनों तक है लंबी बाहु या भुजाएं जिसकी, वह है कौन। तो बहुव्रीहि समास में मैंने बताया तीसरे पद की कल्पना करनी होती है। घुटनों तक है लंबी भुजाएं जिसकी, वह है कौन, भगवान श्री राम। तो यहां पर भगवान श्री राम बहुव्रीहि समास के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। विकल्प में अगर श्री राम न हो तो उनकी सेना में आपने जामवत जी को देखा होगा, एक रीछ, उनकी भुजाएं भी घुटनों तक लंबी है, तो उनको भी इनका उदाहरण माना जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों आपाद मस्तक। आ का मतलब तक, पाद मतलब पैर, और मस्तक मतलब सिर, मतलब सिर से लेकर पैर तक। हम क्या लिखेंगे, पैर से लेकर सिर तक या सिर से लेकर पैर तक। तो समास विग्रह क्या होगा, सिर से लेकर पैर तक, ठीक है। सेवार्थ, बच्चों याद रखना जब शब्दों के बीच में अर्थ शब्द का प्रयोग होता है तो अविभाव समास का उदाहरण मिलता है, और इसका अर्थ होता है के लिए। किस रूप में, के लिए। तो सेवार्थ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, सेवा
के लिए, सेवा के लिए, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए, धर्मार्थ, धर्म के लिए। ठीक, लिखें इनको, फिर आगे और चर्चा करते हैं। कुछ शब्द और दिए हैं, उम्मीद करता हूँ ये शब्द लिख चुके होंगे धर्मार्थ तक। अब देखो बच्चों, शब्द है धमाधम। इसका समास विग्रह क्या करेंगे? जैसे धमाधम की बात करें, हम पढ़ रहे हैं, अचानक छत पर कोई दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे तो हम ये कहेंगे जी ये धमाधम कौन कर रहा है। तो धमाधम की आवाज़ ध्वनि के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? धम के बाद धम की आवाज़, धम के बाद धम की आवाज़, धम के बाद धम की आवाज़। ठीक है। धड़ाधड़, धड़ शरीर को कहते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, क्लास में से छत पर से नीचे उतर रहे हैं, बच्चे सीढ़ियों से उतरते जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे सीढ़ियों में हों, वो पीछे वाले बच्चे का पैर फिसल जाए तो क्या होगा? आगे वाले भी गिरेंगे। धड़ाधड़, तो धड़ के बाद धड़ के गिरने की आवाज़ यहाँ व्यक्त होगी, तो उसके लिए कहेंगे धड़ के बाद धड़ के गिरने की आवाज़। क्या लिखेंगे? धड़ के बाद धड़ के गिरने की आवाज। ठीक। भागम भाग, इसके दो तरह के समास विग्रह मिलते हैं, भागना ही भागना या भागने के बाद भागना, ये दोनों मिलेंगे। ये कैसी स्थिति होती है, कंडीशन कब होती है? जब पीछे कुत्ता पड़ जाए। मतलब हम रुकना चाहें लेकिन फिर भी नहीं रुक सकते। मतलब दौड़ रहे हैं, पीछे कुत्ता, हम रुकने की कोशिश की लेकिन पीछे कुत्ता दिखा, फिर दौड़े। सांस फूल रही है, दौड़ते जा रहे, रुकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे रुके पीछे फिर कुत्ता नजर आया लेकिन नहीं रुक पाए, फिर दौड़े, थोड़ी दूर बाद में जाके फिर रुकने की कोशिश की, चाहे सांस फूल जाए कुछ हो, कुत्ता जब तक पीछे है हम नहीं रुक पाएंगे, दौड़ते ही दौड़ते जाएंगे, दौड़ते ही दौड़ते जाएंगे। उस कंडीशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है भागम भाग, यानी भागने के बाद भागना। तो क्या रखें भागम भाग का? भागने के बाद भागना। बीचों बीच, जैसे हम पढ़ रहे हैं, अब बीचों बीच जो बच्चा बैठा है उसके लिए कहें ये बच्चा बीचों बीच बैठा है, ये बच्चा बीचों बीच बैठा है। तो उसके लिए क्या प्रयुक्त होगा? बीच के भी बीच में। समास विग्रह क्या लिखेंगे? बीचों बीच का, बीच के भी बीच में। कानों कान, अब ये मत कहना कान के बीच में कान, या कान ही कान में, या कान के बाद कान। क्या लिखेंगे? कान ही कान में इसका समास विग्रह होता है। हम कहते हैं ना ये बात कानों कान पता नहीं लगनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? कान ही कान में, कान ही कान में। हाथों हाथ का, हाथ ही हाथ, हाथी हाथ में नहीं, हाथ ही हाथ में। क्या लिखेंगे? हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। रातों रात का क्या लिखेंगे? रात ही रात में, रात ही रात में। ठीक है। अब बच्चों देखो शब्द लिखा है
बेशर्म, बखूबी, आजीवन इत्यादि। ठीक, 29 ये भी अविभाज्य समास के उदाहरण हैं। कैसे? उपसर्ग आ गया ना, बे उपसर्ग, ब उपसर्ग, आ उपसर्ग, उन उपसर्ग ये आए हैं तो ये अविभाज्य समास होगा। समास विग्रह कैसे लिखेंगे? बेशर्म, बे का अर्थ हमेशा बिना के रूप में, अभाव के रूप में होगा, तो क्या लिखेंगे? बिना शर्म के, बिना शर्म। बखूबी, खूबी के साथ, खूबी के साथ। आजीवन, जीवन भर, जब तक जीवन है, आकार तक होता है तो जीवन भर भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। 29 बच्चों याद रखना, उन उपसर्ग जो होता है उसका सदैव, जब उपसर्ग पढ़ेंगे ना तब आपको बताऊंगा प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। उपसर्ग जो होते हैं उनके अर्थ भी पूछे जाते हैं। उन उपसर्ग का अर्थ होता है बच्चों एक कम, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एक कम 30, एक कम 30। ठीक है, ये हमने पढ़ा अविभाज्य समास, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको अविभाज्य समास समझ में आया होगा। इसमें आपको मुख्य रूप से मैंने बताया है उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द आते हैं तो प्राय किस में आते हैं? अविभाज्य समास में आते हैं। अव्यय जो होते हैं वो इसमें होंगे तथा ये प्रधान होगा। उम्मीद करता हूँ जो आपको पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में और भी चर्चा आगे करेंगे। नई कक्षा मिलते हैं नए समास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।